हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में। इससे पहले वाले क्लासों में आप पढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और छत्तीसगढ़ में हुए विद्रोह और आंदोलन के बारे में। और विद्रोह और आंदोलन के बाद हम प्रारंभ करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। जो आपका छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है, छत्तीसगढ़ में आपका 1741 से लेकर 1747 तक मुख्य रूप से देखने मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास दो भागों में बटा है, जिसमें से एक को कहा जाता है मराठा शासन। और जो मराठा शासन मुख्य रूप से चला था 1741 से लेकर 1854 तक ये चला था। दूसरा है जिसका नाम है आपका प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 1854 से लेकर 1947 तक मुख्य रूप से चला था। तो इस बीच छत्तीसगढ़ में कौन कौन शासन किए उन्हें हम विस्तार से देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासन है वो देखते हैं मुख्य रूप से 5 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से पहला है जिसका नाम है आपका अप्रत्यक्ष मराठा शासन। दूसरा है आपका प्रत्यक्ष मराठा शासन। तीसरा को कहा जाता है सूबा शासन। चौथे को कहा जाता है ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। और पांचवा है आपका पूना मराठा शासन। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मराठा शासन को देखने मिलते हैं। अपन बात करें अप्रत्यक्ष रूप से जो शासन चला था 1741 से लेकर 1758 तक चला। प्रत्यक्ष मराठा शासन आपका मुख्य रूप से 1758 से 1787 तक चला। सूबा शासन छत्तीसगढ़ में 1787 से 1818 तक चला। ब्रिटिश अधीन मराठा शासन 1818 से 1830 तक चला। पुनः मराठा शासन जो हमें देखने मिलता है 1830 से 1854 तक देखने मिलता है। इसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद स्टार्ट हो गया था हमारा प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, जो 1854 से स्टार्ट होकर 1947 तक देश की आज़ादी तक चला था आपका। ठीक है, तो हम ये एक एक करके सभी पॉइंट को हम लाइन से देखेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें इस पॉइंट से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे आपको जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिसमें हमारा जो पॉइंट है ये है आपका अप्रत्यक्ष मराठा शासन। क्या नाम है आपका? अप्रत्यक्ष मराठा शासन। तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन का हम बात करें तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो 1741 से लेकर 1858 तक यह शासन चलता है। इसका हम बात करें तो यहाँ लिखा गया है आपका नागपुर के भोसले वंश के शासक रघु जी ने दक्षिण भारत अभियान के दौरान अपने जो सेनापति जिसका नाम है आपका भास्कर पंत को भेजा। भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर क्षेत्र पर आक्रमण किया और इस समय रतनपुर में रघुनाथ सिंह का क्या था यहाँ पर शासन। ठीक है, तो रतनपुर में किसका शासन था आपका? मुख्य रूप से रघुनाथ सिंह का जो शासन था, जिसको अपन बात करें तो यहाँ पास आपका रघु जी जो शासक था, जो नागपुर में भोसला उसका शासक था, उसका सेनापति का नाम क्या है? भास्कर पंत। और भास्कर पंत ने किस पर आक्रमण किया? तो इसने आक्रमण किया रघुनाथ सिंह पर, जो रतनपुर के कलचुरी वंश का शासक था। आगे हम बात करें तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हो यहाँ जो पॉइंट बताया गया है कि मराठा के अधीन रतनपुर में जो कलचुरी शासन के अधीन 2 लोग शासन किए थे। इससे पहले वीडियो हम जब कलचुरी वंश पढ़ रहे थे उसमें हम इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें से रघुनाथ सिंह है और दूसरा अपन का मोहन सिंह है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आता है मराठा अधीन प्रथम कलचुरी शासक का नाम क्या है? तो रघुनाथ सिंह। और अंतिम जो मराठा अधीन कलचुरी शासक का नाम क्या है आपका? मोहन सिंह। तो इस प्रकार से आपको केवल इस यहाँ तक के पॉइंट में आपको याद रखना है कि अप्रत्यक्ष मराठा शासन में मराठा लोग खुद शासन नहीं किए थे। इसमें आपका कलचुरी वंश जो चल रहा था उन्हीं को अपने अधीन लेकर वहाँ के शासकों को आपको अधीनता देकर वहाँ शासन करवाए थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जो प्रारंभ होता है जिसका नाम है आपका प्रत्यक्ष मराठा शासन। अब मराठों ने खुद यहाँ आकर राज किया था छत्तीसगढ़ में। तो प्रत्यक्ष जो मराठा शासन है यह मुख्य रूप से
1758 से 1787 तक चला आपका, 1758 से 1787। इस बीच देखते हैं कौन छत्तीसगढ़ में शासन किया था। तो इस बीच हम बात करें शासन का, तो इस बीच जो मुख्य रूप से जो शासक जो थे, जिसका नाम है आपका बिंबाजी भोसले। क्या नाम है? तो प्रत्यक्ष अधीन जो मराठा शासक था, जिसमें कौन शासन किया था छत्तीसगढ़ में? बिंबाजी भोसले ने शासन किया। बिंबाजी भोसले जो थे, इसने 1758 से 1787 तक शासन किया, और इसी को ही क्या नाम दिया गया था? इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन, जिसमें कौन शासन किया था? बिंबाजी भोसले ने। तो बिंबाजी भोसले के बारे में हम देखते हैं कौन कौन सा फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। तो पहला चीज आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला यह बिंबाजी भोसले जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे। जो अक्सर एग्जाम में आता है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक, तो आपको क्या नाम बताना है? बिंबाजी भोसले। इसका हम बात करें तो इसने अपनी राजधानी का बात करें तो राजधानी जो है मुख्य रूप से रतनपुर में इसने बनाया था। मराठों की छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी क्या था आपका? तो आप बता सकते हैं रतनपुर। जो कलचुरी वंश रतनपुर में रहकर जो शासन कर रहे थे, उसी क्षेत्र को ही बिंबाजी भोसले ने अपनी राजधानी बनाया। आगे हम बात करें तो इनके जो प्रमुख पदाधिकारी में हम बात करते हैं, तो प्रमुख पदाधिकारी के अंतर्गत जो इनके जो सेनापति थे बिंबाजी भोसले के, जिसका नाम है आपका नीलू पंत। क्या नाम था? नीलू पंत इसके जो क्या थे? सेनापति थे। इसी का जो राज पंडित था बिंबाजी भोसले का, बिंबाजी भोसले का राज पंडित का नाम है आपका कृष्ण भट्ट। क्या नाम है? कृष्ण भट्ट इसके राज पंडित है। इसका हम सेनापति का बात करें तो सेनापति का नाम है आपका पांडुरंग। क्या नाम है? पांडुरंग इसके क्या है? सेनापति। तो ये प्रमुख जानकारी आपको याद रखना है यहाँ से कि बिंबाजी भोसले के जो सेना थे नीलू पंत, राज पंडित कृष्ण भट्ट और सेनापति पांडुरंग। अगर हम इसके शासनकाल के स्थापत्य कला का बात करें तो स्थापत्य कला में देखते हैं इसने क्या बनवाया था। तो स्थापत्य कला में इसने बिंबाजी भोसले ने राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाया था, जो मुख्य रूप से था आपका रतनपुर। और रतनपुर जो है मुख्य रूप से बिलासपुर जिले का क्षेत्र है। इसी ने बिंबाजी भोसले ही आपका मुख्य रूप से एक जीर्णोद्धार करवाया था आपका दूधाधारी मठ का। तो दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कौन करवाया? बिंबाजी भोसले ने। किस क्षेत्र में था ये आपका? रायपुर क्षेत्र में। कुछ इसने क्या किया? प्रशासनिक सुधार करवाया था बिंबाजी भोसले ने। तो बिंबाजी भोसले के प्रशासनिक सुधार में हम बात करें तो इसमें आपको याद रखना, इन्होंने रायपुर एवं रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया था। क्योंकि अपन इससे पहले कलचुरी वंश जब पढ़े थे तो वहाँ आपका रायपुर के कलचुरी अलग थे और रतनपुर के क्या कलचुरी अलग थे। तो जो जैसे ही मराठा शासन आया तो रायपुर के जो कलचुरी वंश का जो क्षेत्र था और रतनपुर के जो कलचुरी वंश का जो क्षेत्र था, दोनों को इसने क्या कर दिया? एक ही में विलय कर दिया, जिसे प्रशासनिक एकीकरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रशासनिक एकीकरण बिंबाजी भोसले ने करवाया था। आगे हम बात करें सेकंड पॉइंट है इसमें, इसने रतनपुर में न्यायालय का भी स्थापना करवाया था न्याय क्षेत्र के लिए। तीसरा अपन बात करें तो इसने बिंबाजी भोसले ने राजनांदगांव तथा खुज्जी नामक दो जमींदारी क्षेत्र का प्रारंभ किया था। और इसे ही मुख्य रूप से परगना पद्धति का सूत्रधार भी कहा जाता है। बिंबाजी भोसले को ही छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? परगना पद्धति का सूत्रधार। लेकिन परगना पद्धति जिसने स्टार्ट किया था, तो परगना पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है विट्ठल राव दिनकर को। किसको कहा जाता है? विट्ठल राव दिनकर को कहा जाता है। परगना पद्धति अक्सर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आगे चल के देखेंगे परगनों में बटेगा और एक एक परगने के अंदर एक एक परगने के प्रमुख होंगे जो उस क्षेत्र में शासन करेंगे। ठीक है, तो परगना पद्धति का सूत्रधार तो बिंबाजी भोसले है, लेकिन जन्मदाता कौन है आपका? विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, आगे हम बात करें तो बिंबाजी भोसले के बारे में बात करते हैं। तो बिंबाजी भोसले ने ही और क्या महत्वपूर्ण काम करवाया था? तो इसने सांस्कृतिक प्रथा के अंतर्गत दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा स्टार्ट किया था। किसने? बिंबाजी भोसले ने सांस्कृतिक प्रथा के अंतर्गत दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा स्टार्ट किया था। बिंबाजी भोसले की जो बिंबाजी भोसले की जो पत्नियां थी, जिसमें से जिसका नाम है पहला उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई, ये उनकी पत्नियों के नाम है। जिसमें से हम बात करें तो उमाबाई के बारे में विशेष पॉइंट आपको याद ये रखना है कि इसने अपने पति के मृत्यु से दुखी होकर
7 दिसंबर 1787 में सती हो गई। परिणाम स्वरूप मराठों ने रतनपुर में सती चौरा का भी निर्माण करवाया था। क्या निर्माण करवाया था? सती चौरा का निर्माण करवाया। ठीक है, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मुख्य रूप से बिम्बाजी भोसले के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? बिम्बाजी भोसले के बारे में देखते हैं कि क्या क्या और फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, तो बिम्बाजी भोसले के बारे में और अपन बात करें तो बिम्बाजी भोसले की जो पत्नी जिसका नाम है आपका आनंदीबाई, आनंदीबाई ने क्या हुआ, इनका जो सूबेदार महिपत राव के साथ सत्ता का संघर्ष हुआ कि आगे चल के अपन देखेंगे छत्तीसगढ़ में सूबेदार जिसका नाम क्या होगा, महिपत राव जो आएंगे यहाँ, उनसे किसका किसका युद्ध हुआ? तो सूबेदार आपका महिपत राव और आनंदीबाई, इन दोनों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष होता है कि कौन छत्तीसगढ़ में शासन करेगा उसके लिए। ठीक है, तो इतने फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ से। किसके बारे में? बिम्बाजी भोसले के बारे में। अब तमाम जानकारी हम देख चुके हैं, जो मुख्य रूप से अभी हम पढ़े हैं। प्रत्यक्ष मराठा शासन हम देख चुके हैं और अप्रत्यक्ष मराठा शासन। आगे हम डायग्राम का बात करें तो प्रत्यक्ष मराठा शासन और अप्रत्यक्ष मराठा शासन और प्रत्यक्ष मराठा शासन के बाद आता है आपका सूबा शासन। क्या आएगा? सूबा शासन। तो सूबा शासन देखते हैं कैसे स्टार्ट होगा, कौन यहाँ से शासन करेगा। अभी तक देखे बिम्बाजी भोसले तक हम देख चुके हैं कि बिम्बाजी भोसले एक मराठा शासक था जो छत्तीसगढ़ में रहकर शासन करता था। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में सूबा शासन स्टार्ट होगा तो मराठे के जो मुख्य जो शासक होंगे वो नागपुर में रह के शासन करेंगे, यहाँ रह के शासन नहीं करते छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सूबा शासन के बारे में कि सूबा शासन में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, तो सूबा शासन के दौरान आपको बात करना है। सूबा शासन छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से चला था 1787 से 1808 तक चला था। इसका हम बात करें तो बिम्बाजी भोसले की मृत्यु के पश्चात, बिम्बाजी भोसले जो थे वो प्रत्यक्ष मराठा शासन के अधीन काम किए थे। तो बिम्बाजी भोसले के मृत्यु के पश्चात वेंकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ के शासन का अधिकार प्राप्त हुआ था। अब आगे देखते हैं, वेंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में दूसरा मराठा शासक के रूप में अस्तित्व में आया। आगे हम बात करें तो इसके शासनकाल में सन 1790 में यूरोपीय यात्री जिसका नाम है आपका फॉरेस्ट, क्या नाम है? फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ आया था। ठीक है, तो किसके शासनकाल में फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ आया था? तो आपको क्या बताना है, वेंकोजी भोसले के टाइम में ही छत्तीसगढ़ में कौन आया था? फॉरेस्टर नामक यूरोपीय यात्री आया था। आगे हम बात करें सूबा शासन के अंदर जो वेंकोजी भोसले थे, वेंकोजी भोसले के बारे में बात करें तो वेंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन करने के स्थान पर नागपुर से छत्तीसगढ़ के शासन का संचालन किया था। तो वेंकोजी भोसले जो थे वो कहाँ बैठकर शासन करेंगे? तो ये बैठेंगे आपका कहाँ? नागपुर में। नागपुर में बैठ के ही मुख्य रूप से किसका शासन चलाएंगे? छत्तीसगढ़ का शासन यहाँ मुख्य रूप से चलाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो वेंकोजी जो भोसले थे, वेंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? सूबेदारी प्रथा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में किसने किया था? तो आपको बताना है, सूबेदारी प्रथा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से किया था वेंकोजी भोसले ने। अब देखते हैं सूबेदारी प्रथा में क्या होता था और कौन कौन यहाँ सूबेदार नियुक्त हुए थे। तो वेंकोजी ने छत्तीसगढ़ में कर वसूलने के लिए सूबेदारों की नियुक्ति करता था। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में जितने राजस्व मिलते थे तो जितने भी टैक्स जो वसूलने का काम किसका होता था? आपका सूबेदारों लोगों का होता था। और सूबेदारों की नियुक्ति कौन करता था? तो यहाँ करता था आपका वेंकोजी भोसले मुख्य रूप से सूबेदारों की नियुक्ति करता था। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से व्यक्ति सूबेदार के रूप में यहाँ नियुक्त हुए थे। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख सूबेदार में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख सूबेदार में सबसे पहला है आपका महिपत राव दिनकर, दूसरा है महिपत राव दिनकर के बाद है आपका विट्ठल राव दिनकर, तीसरा है भवानी कालू, चौथा है आपका केशव गोविंद, पांचवा है विंकोजी पिंड्रो, विंकोजी पिंड्रो के बाद आपका आएगा दीरो कुलरकर, सातवां आपका आएगा बीकाजी गोपाल, आठवां है आपका सखाराम हरी, नौवां है आपका सीताराम टाटिया और 10वां है यादवराव दिवाकर।
तो यहाँ आप देख चुके हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार आपको यदि कभी पूछे तो क्या बताना है, महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ के क्या थे, प्रथम सूबेदार। छत्तीसगढ़ के जो अंतिम सूबेदार थे जिसका नाम है आपका यादव राव दिवाकर, यह छत्तीसगढ़ के क्या थे, अंतिम सूबेदार। अब इन्हीं सूबेदारों के बारे में कुछ सूबेदार ऐसे हैं जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं देखने मिलती है, तो उन सूबेदारों के बारे में हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे हम बात करें यहाँ से, तो सबसे पहले जो सूबेदार था जिसका नाम है आपका महिपत राव दिनकर। तो महिपत राव दिनकर के बारे में बात करें तो इसने सूबेदार के रूप में 1787 से 1790 तक शासन किया। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार था। इसके शासनकाल में 17 मई 1790 ईस्वी में फॉरेस्टर नामक यूरोपीय छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। और नागपुर में जो शासन किसका चल रहा था, वेंकोजी भोसले का। और छत्तीसगढ़ में सूबेदार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आप क्या बताना है, महिपत राव दिनकर को नियुक्त किया गया था। और इसी के टाइम में, या हम छत्तीसगढ़ के सूबेदार का टाइम पूछे तो महिपत राव के टाइम में, और छत्तीसगढ़ में शासन का बात करें तो वेंकोजी भोसले के समय में कौन आया था, फॉरेस्टर नामक यूरोपीय यात्री यहाँ आया था। आगे हम बात करें इसमें, तो महिपत राव दिनकर के बारे में बात करें तो महिपत राव दिनकर के साथ किसका संघर्ष हुआ था, तो आपका आनंदीबाई। आनंदीबाई हम देख चुके हैं ऊपर वीडियो में, आप किसके, आनंदीबाई जो थी उस आनंदीबाई से सत्ता के संघर्ष के रूप में इन दोनों के बीच सत्ता के लिए क्या हुआ, संघर्ष चला था। क्वेश्चन आता है कि आनंदीबाई सत्ता के संघर्ष के लिए किसके साथ लड़ी थी, तो क्या बताना है, महिपत राव दिनकर के साथ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। आगे हम बात करें तो इसके शासनकाल में सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। तो जैसे ही छत्तीसगढ़ में जो सूबेदार के रूप में कौन आया था, महिपत राव दिनकर, लेकिन शासनकाल, इसके शासनकाल के दौरान सारी शक्तियां किसके अधीन, आनंदीबाई के हाथों में चले गई थी। क्योंकि आनंदीबाई किसकी पत्नी थी, तो आप देख चुके हैं ऊपर, आनंदीबाई किसकी पत्नी है, वेंकोजी भोसले की पत्नी है। और वेंकोजी भोसले की पत्नी होने के कारण यह सत्ता के लिए संघर्ष करती है किसके साथ, तो महिपत राव दिनकर। और महिपत राव दिनकर को कौन नियुक्त किया है, तो वेंकोजी भोसले इसको नियुक्त किया है सूबेदार के रूप में, क्योंकि वेंकोजी भोसले नागपुर से रहकर शासन चला रहे थे और छत्तीसगढ़ में सूबेदार को नियुक्त किया कर वसूलने के लिए। ठीक है, तो महिपत राव दिनकर के बाद आगे देखते हैं अगला जो हमारा सूबेदार कौन होगा। तो महिपत राव के बाद नेक्स्ट जो सूबेदार आपको जो याद रखना है वो आपका विट्ठल राव दिनकर। क्या है, विट्ठल राव जो दिनकर है ये मुख्य रूप से 1790 से 1796 तक इसने सूबेदार के पद पर नियुक्त हुए थे। इसके शासनकाल में 1795 में मिस्टर ब्लंट छत्तीसगढ़ आए थे। कौन आया था, मिस्टर ब्लंट छत्तीसगढ़ आया था। इसे परगना पद्धति के जन्मदाता कहते हैं। क्या कहते हैं, परगना पद्धति का जन्मदाता कहते हैं, जिसका प्रमुख, मतलब परगने का जो प्रमुख जो होता था उसे कहते थे कमाविसदार। क्या बोलते थे, कमाविसदार के नाम से जानते हैं, जो एग्जाम में अक्सर आता है। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि परगने के प्रमुखों को क्या कहते हैं, क्या बताओगे, कमाविसदार कहते हैं। आगे हम बात करें तो इसमें बताया गया इसने छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया था और हर परगने का एक प्रमुख होता था जिसको क्या कहते थे, कमाविसदार के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें नेक्स्ट जो यहाँ पर जो सूबेदार होंगे, तो सूबेदार में जो नेक्स्ट जो सूबेदार का नाम है आपका भवानी कालू। भवानी कालू का हम बात करें तो यह मुख्य रूप से दिसंबर 1796 से जनवरी 1797 तक सूबेदार के पद पर था। तो इसका विशेषता यह है कि यह सबसे अल्पकालीन सूबेदार था। क्या था, सबसे अल्पकालीन सूबेदार कौन था, तो आपको क्या बताना है, भवानी कालू सबसे अल्पकालीन सूबेदार था। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट जो सूबेदार जो प्रमुख हुए जिसका नाम है आपका केशव गोविंद। क्या नाम है, केशव गोविंद का जो शासन जो क्षेत्र काल था वो आपका 1797 से लेकर 1808 तक का इनका शासनकाल है। इसमें बताया गया है कि यह लंबे समय तक सूबेदार के पद पर था। तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक सूबेदार के पद में कौन था, तो आपको क्या बताना है, केशव गोविंद सबसे लंबे समय तक सूबेदार के पद में था। आगे हम बात करें यहाँ तो इसमें बताया गया है कि इसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ में आया था, जो आया था आपका फरवरी
99 में छत्तीसगढ़ में आया था कोलब्रुक। तो यहाँ तक हम 3 नाम देख चुके हैं, सॉरी कौन कौन से जो नाम हैं जो आए थे यहाँ पास। तो यहाँ पास अब सबसे पहले देखे थे एक जिसका नाम है आपका जो फॉरेस्टर आया था। फॉरेस्टर किसके समय आया था आप ध्यान रखेंगे, तो फॉरेस्टर आया था महिपत राव दिनकर के समय। आगे हम फॉरेस्टर के बाद बात करें तो मिस्टर ब्लंट भी आ चुका है छत्तीसगढ़, ये किसके समय आया था, तो विट्ठल राव दिनकर के समय में आया था। आगे हम बात करें तो इसके अलावा केशव गोविंद के टाइम में कौन आया था, कोलब्रुक छत्तीसगढ़ में आया था। आगे हम बात करें तो केशव गोविंद के टाइम में ही आपका छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का आक्रमण से इसने रक्षा किया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो पिंडारी जो आक्रमण हुए थे उससे रक्षा किसने किया था, तो केशव गोविंद ने किया था। अगला जो हमारा जो सूबेदार आता है, अगला जो सूबेदार जिसका नाम है आपका मुख्य रूप से वो है आपका बीका जी गोपाल। बीका जी गोपाल मुख्य रूप से कब से कब तक शासन किया, तो 1809 से लेकर 1816 तक इसने शासन किया था। इसके समय में पिंडारियों की गतिविधियां अपने चरम सीमा पर थी तथा छत्तीसगढ़ में इसने पिंडारियों ने लूटपाट की थी इसके समय में। और यहाँ हम बात करें तो इसने सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया था। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किसने किया था, तो बीका जी गोपाल ने कब किया था, तो अपन बात करेंगे तो 1809 से 1816 के बीच में इसने किया था। अब आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के भोसला शासक जिसका नाम है वेंको जी। अभी देखो वेंको जी जो भोसले हैं वो कहाँ रहकर शासन कर रहा था, तो वेंको जी मुख्य रूप से नागपुर में रहकर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। देख सकते हैं कि वेंको जी जो भोसले हैं नागपुर में रहकर छत्तीसगढ़ का जो शासन कर रहा था। अब वेंको जी भोसले का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। किसके टाइम में, तो ये हो जाता है आपका मुख्य रूप से बीका जी गोपाल के समय में क्या हो जाता है कि वेंको जी भोसले की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1811 में। तो 1811 में किसकी मृत्यु हो जाती है, वेंको जी गोपाल की मृत्यु हो जाती है। अब वेंको जी गोपाल की मृत्यु होने के बाद देखते हैं क्या होता है, तो अप्पा साहब को छत्तीसगढ़ में भोसला शासक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो अब वेंको जी भोसले की मृत्यु के बाद छत्तीसगढ़ में भोसला शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अप्पा साहब को नियुक्त किया गया। और अप्पा साहब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब ध्यान रखेंगे कि यहाँ क्या होता है, तो यहाँ बात करें तो यहाँ ध्यान रखेंगे तो यहाँ जो सखाराम हरी रतनपुर के निवासी जो द्वारा गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई। तो जैसे सखाराम हरी कौन है, तो अपन बात करें तो सखाराम जो हरी हैं यह मुख्य रूप से रतनपुर का निवासी है। यह सखाराम हरी रतनपुर के निवासी द्वारा गोली मारकर क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया मुख्य रूप से। तो ये हो गया हमारा मुख्य रूप से किसके बारे में, सूबेदारों के बारे में, जो प्रमुख सूबेदार कौन कौन से थे और यहाँ कौन कौन यहाँ क्या किया था, शासन किया था, इसके बारे में हम देख चुके हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ बताया जा चुका है। इसके अलावा हम बात करें तो इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आपका छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन अधीन मराठा शासन। अब यहाँ क्या हो ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश वाले अब छत्तीसगढ़ में शासन करने स्टार्ट कर देंगे, लेकिन भारत में छत्तीसगढ़ में जो शासन, छत्तीसगढ़ में शासन कौन चालू करेगा यहाँ पास मुख्य रूप से, तो छत्तीसगढ़। तो अब छत्तीसगढ़ में जो प्रारंभ हो चुका था मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन अधीन मराठा शासन। तो ब्रिटिश शासन अधीन जो मराठा शासन है यह मुख्य रूप से 1818 से 1830 तक चला था। इसमें क्या होता है आप ध्यान रखेंगे, तो इसमें होता यह है कि सन 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार हुई थी, जिसके बाद मराठा प्रतिनिधि अप्पा साहब ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर ली। और स्वीकार करने के बाद बताया गया जो रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक के लिए लागू किया गया, जिसके तहत नागपुर में कमिश्नर की नियुक्ति तथा उनके अधीन क्षेत्रों में अधीक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से शासन किया जाने तय हुआ। और इसी प्रावधान के तहत देखते हैं छत्तीसगढ़ में देखते हैं क्या होता है, तो छत्तीसगढ़ में अधीक्षकों की नियुक्ति यहाँ प्रारंभ होता है। ठीक है, किसकी नियुक्ति, अधीक्षक की नियुक्ति। इससे पहले छत्तीसगढ़ में सूबेदारों की नियुक्ति हुआ करती थी, लेकिन अब किसका नियुक्ति होगा, छत्तीसगढ़ में अधीक्षकों की नियुक्ति होगा। तो देखते हैं अब यहाँ पास हुआ क्या है, तो यहाँ पास हुआ ये है कि अब देखो मराठा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, कौन सा वाला,
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, जिसमें जीता कौन आपका अंग्रेज। अब अंग्रेज जैसे जीत लिया तो जब ये युद्ध चल रहा था 1818 में, उस समय शासन कौन कर रहा था यहाँ, तो अप्पा साहब। अप्पा साहब कौन था, तो यह मुख्य रूप से मराठों का प्रतिनिधि था, ये मराठा शासक नहीं था, मराठों का प्रतिनिधि था। लेकिन इससे पहले हम बात करें तो जैसे अपन देख सकते हैं कि यहाँ वेंकोजी जो है, वेंकोजी भोसले है, इसका जैसे मृत्यु हुआ तो वेंकोजी भोसले का जो पुत्र जो था उसका नाम है आपका मुख्य रूप से रघुजी तृतीय। क्या नाम है, रघुजी तृतीय। लेकिन रघुजी तृतीय क्या था, ये वयस्क नहीं था, जिसके कारण शासन नहीं संभाल पाया। शासन कौन संभालता था, अप्पा साहब ने। तो अप्पा साहब जो था मुख्य रूप से मराठा प्रतिनिधि, इसने अंग्रेजों का मुख्य रूप से यहाँ सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, कि सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद बोला कि जब तक रघुजी तृतीय बड़ा नहीं हो जाता तब तक छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का शासन होगा। तो अब अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से किसकी नियुक्ति स्टार्ट कर दिया, यहाँ छत्तीसगढ़ में अधीक्षकों की नियुक्ति यहाँ से स्टार्ट या प्रारंभ कर दिया। यहाँ हम बात करें तो 1818 में पहली बार छत्तीसगढ़ अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ था। तो छत्तीसगढ़ जो है वो कब अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ था, तो 1818 में पहली बार हुआ। यहाँ हम बात करें तो ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का मुख्य कारण रघुजी तृतीय का अल्पवयस्क होना था। कि यहाँ ब्रिटिश शासन क्यों आया था, तो रघुजी तृतीय जो मराठा शासक था लेकिन ये अल्पवयस्क था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन यहाँ पास आ गया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसी में हम देखते हैं कि कौन कौन यहाँ अधीक्षकों के रूप में नियुक्त होगा और कौन कौन यहाँ शासन करेगा। तो यहाँ लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंग ने सूबा पद्धति को समाप्त कर ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की, जिनके क्रम देखते हैं क्या है कि छत्तीसगढ़ में अधीक्षकों के रूप में कौन कौन नियुक्त हुआ था। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले है कैप्टन एडमंड, 1818 से 1818 मतलब 1818 में थे। कैप्टन अगेन न्यू 1818 से 1825। कैप्टन हंटर 1825 में अधीक्षक के रूप में नियुक्त हुए। कैप्टन सैंडिस 1825 से 1828 थे। कैप्टन विल्किंस 1828। कैप्टन क्राफर्ड 1828 से 1830। तो इस बीच में इतने सारे अधीक्षकों की नियुक्ति हुई। इन अधीक्षकों के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कैप्टन जो एडमंड जो थे, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, तो इसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यह छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक है। इसने डोंगरगढ़ क्षेत्र के जमींदारी विद्रोह का दमन किया था। तो डोंगरगढ़ क्षेत्र में जो जमींदारी विद्रोह चल रहा था उसका दमन मतलब जो दबाव किसने किया था, आपका शांत करवाया था, कैप्टन एडमंड ने करवाया था। नेक्स्ट अपन अधीक्षक का नाम देखते हैं। तो अगला जो अधीक्षक जो था, जिसका नाम आपको याद रखना है, कैप्टन एगेन्यू। क्या नाम है, कैप्टन एगेन्यू। तो इसके बारे में हम बात करें तो इसने 1818 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर ले गया। क्या ले गया, रतनपुर से रायपुर ले गया। मुख्य रूप से आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो इसके पहले तक राजधानी क्या चलता था, रतनपुर। अब कैप्टन एगेन्यू ने रायपुर को राजधानी बना दिया 1818 में। आगे हम बात करें तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक जो ब्रांच का पुनर्गठन किया। मुख्य रूप से कि छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक जो ब्रांच चलता था उसका पुनर्गठन करके, इससे पहले क्या होता था कि छत्तीसगढ़ में 27 परगने होते थे और एक एक परगने में कमामिजदार को बैठाया जाता था शासन कराने के लिए। लेकिन अब होता क्या है, जो कैप्टन एगेन्यू जो थे, कैप्टन एगेन्यू ने 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया, किंतु कुछ समय बाद 9 परगने कर दिए गए। मतलब 8 परगने थे, फिर एक परगना और बढ़ाया गया, जिसमें से परगने के अंदर आपका रतनपुर क्षेत्र था, रायपुर परगना जो सबसे बड़ा परगना था, धमतरी है, दुर्ग परगना, धमधा, नवागढ़, राजरा जो सबसे छोटा परगना था, और एक था आपका बालोद। तो इतने सारे मुख्य रूप से आपको परगने याद रखना है। इसी का हम बात करें तो कैप्टन जो एगेन्यू जो थे, कैप्टन एगेन्यू के समय ही 1818 में रामसाय का सोना खान विद्रोह हुआ था, जिसका दमन किया था कैप्टन मैक्सन ने। दमन करता है कैप्टन मैक्सन। तो आपको याद रखना है सोना खान विद्रोह। कौन सा विद्रोह, सोना खान विद्रोह 1819 में हुआ था,
किसके शासनकाल में, ये कौन यहाँ अधीक्षक थे, तो कैप्टन एगेन्यू के टाइम में यहाँ मुख्य रूप से यह विद्रोह हुआ था। इसी के टाइम में ही 1825 में ही आपका हुआ था मुख्य रूप से परलकोट विद्रोह। कौन सा विद्रोह था, परलकोट विद्रोह हुआ था। इसी के टाइम में आपका ध्यान रखिएगा धमधा के गोड़ राजा का विद्रोह भी देखने मिलता है। नवागढ़ के जमींदार महासरिया का भी विद्रोह इसी के टाइम में देखने मिलता है। देखते हैं कि कौन कौन सा विद्रोह कैप्टन एगेन्यू के टाइम में हुआ, तो सोना खान है, परलकोट विद्रोह, गोड़ राजा की विद्रोह और महारसिया का विद्रोह यहाँ देखने मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करें नेक्स्ट जो अधीक्षक हुए थे यहाँ, अगले जो अधीक्षक है जिसका नाम है आपका कैप्टन सैंडिस। क्या नाम है, कैप्टन सैंडिस जो थे इन्होंने ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत किया। अब ताहूतदारी प्रथा के अंतर्गत क्या होते थे, तालुका का निर्माण होता था, जिसमें से कैप्टन सैंडिस ने लोरमी और तरेंगा नामक 2 तालुका का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। इसने सरकारी कामकाज का जो माध्यम अंग्रेजी कर दिया। इसने छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था भी प्रारंभ किया। सैंडिस ने गिगेरियन कैलेंडर के स्थान पर छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी वर्ष को लागू किया। आगे देखते हैं तो बस्तर व करौद जमींदारियों के बीच विवाद का भी इसने समझौता किया था। तो महत्वपूर्ण पॉइंट किसके बारे में हो गया अपन का, कैप्टन सैंडिस ने क्या क्या करवाया था, तो ताहूतदारी प्रथा लाया, लोरमी तरेंगा नामक 2 तालुका का निर्माण करवाया, कामकाज की भाषा अंग्रेजी करा दिया, डाक तार व्यवस्था स्टार्ट किया और अंग्रेजी वर्ष इसने छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया। अगला जो अधीक्षक आया जिसका नाम हम देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट जो अधीक्षक जिसका नाम है आपका क्राफर्ड। तो कैप्टन जो क्राफर्ड थे यह छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे। ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति इसी के टाइम में हुआ था। आपका हुआ क्या था इस समय, तो भोसले की सत्ता का हस्तांतरण 6 जून 1930 को इसने कर दिया। देखो अब होता क्या है कि इससे पहले हम देख चुके हैं कि ब्रिटिश यहाँ कब तक शासन करने के लिए सहायक संधि में हस्ताक्षर हुआ था, तो जब तक रघुजी तृतीय वयस्क नहीं हो जाते तब तक यहाँ ब्रिटिशों का शासन चला। और जैसे ही रघुजी तृतीय वयस्क हो गए तो अब ब्रिटिश शासन समाप्त होगा और ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद अब फिर से कौन सा शासन स्टार्ट हो जाएगा, पुनः मराठा शासन स्टार्ट होगा। और पुनः मराठा शासन चलेगा 1830 से 1854 तक ये चलेगा पुनः मराठा शासन। आगे हम बात करें तो पुनः मराठा शासन के अंदर आपको क्या याद रखना है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए सन 1828 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक नियुक्त हुए थे। इन्होंने भारतीय रियासतों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सन 1829 में अंग्रेजों और भोसला शासक रघुजी तृतीय के मध्य संधि हुई, जिसके पश्चात मराठा शासकों को उनका राज्य कुछ शर्तों के साथ सौंप दिया गया। ठीक है, तो इतना अपन को याद रखेंगे कि कौन मराठा शासन को अब यहाँ सौंप रहे हैं, तो यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक आ चुका है और यह जो शासन मुख्य रूप से मराठों को पुनः सौंप दिया जा रहा है। ठीक है, आगे हम बात करें तो सती प्रथा का जो प्रतिबंध हुआ था वो था 1931 में हुआ था, विलियम बेंटिक के टाइम में ही। और पूरे भारत में आपका मुख्य रूप से भारत में तो 1929 में हो चुका था, लेकिन सती प्रथा पर यदि प्रतिबंध पूछता है तो 1931 आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें यहाँ से तो रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ का शासन जिलोदारों के माध्यम से संचालित किया। देखो इससे पहले सूबेदार होते थे, फिर ब्रिटिश अधीक्षक आए और ब्रिटिश अधीक्षक के बाद अब किसकी नियुक्ति स्टार्ट हो गया, जिलोदारों की नियुक्ति स्टार्ट हो चुका है। अब जिलोदारी की नियुक्ति स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं तो 1830 से 1854 तक इस क्षेत्र को जिल्हा कहा जाता था, क्योंकि जबकि इसके जो प्रशासक को जिल्हेदार कहते थे। क्या कहते थे, जिल्हेदार। आगे हम बात करें इसमें तो जून 1930 को ब्रिटिश अधीक्षक क्राफर्ड ने भोसले प्रतिनिधि कृष्णराव अप्पा को छत्तीसगढ़ का शासन सौंपा था। तो देखो यहाँ पर सब ध्यान देना, यहाँ से तो क्राफर्ड जो था अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक था और कृष्णराव जो अप्पा थे छत्तीसगढ़ के प्रथम क्या थे, जिलेदार। तो क्राफर्ड किसको सत्ता सौंप के जा रहा है, कृष्णराव अप्पा को सौंप के जा रहा है। और इस समय अपन देखते हैं मुख्यालय आपका रायपुर था
और छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 8 जिलेदारों की नियुक्ति हुई थी। कितने जिलेदार? 8 जिलेदारों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें से देखते हैं क्या क्या नाम से है। तो इसमें हम बात करें तो कृष्णराव अप्पा जो प्रथम जिलेदार थे, इसके अलावा अमृतराव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इदुक राव या इडुक्की राव, सखाराम बाबू, गोविंद राव अप्पा और थे आपके गोपाल राव अप्पा। तो गोपाल राव अप्पा आपका जो थे अंतिम जिलेदार। तो प्रथम जिलेदार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कृष्णराव अप्पा को, और अंतिम जिलेदार था आपका गोपाल राव अप्पा। तो अब इन्हीं के बीच देखते हैं और क्या आपका मुख्य रूप से याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं अब रघुजीत रीति की जो मृत्यु, रघुजीत रीति की मृत्यु हो जाता है 11 दिसंबर 1853 में। अब रघुजीत रीति के बाद कोई इनका वंश नहीं बचता है शासन के लिए। तो रघुजीत रीति का कोई संतान न होने के कारण 1854 में भारत के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य को ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया, जिससे अब छत्तीसगढ़ अंतिम रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन शामिल हो गया। तो इसके बाद सीधा ब्रिटिश शासन स्टार्ट होगा, मराठा शासन पूरा खत्म हो गया। लेकिन मराठा शासन के अंतर्गत कुछ कुछ शासन व्यवस्था में देखने मिलता है। तो मराठा कालीन जो शासन व्यवस्था है, यहाँ से हम कल आगे पढ़ेंगे मराठा कालीन शासन व्यवस्था, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन, जिसके बाद हमारा आधुनिक इतिहास खत्म हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या क्या मुख्य रूप से हम पढ़े हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं क्या क्या मुख्य रूप से पढ़े हैं। तो आप ये डायग्राम में समझ ही सकते हैं कि यहाँ हम पढ़े सबसे पहले आप देखे हैं अप्रत्यक्ष मराठा शासन, फिर प्रत्यक्ष मराठा शासन, फिर सूबा शासन, फिर ब्रिटिश अधीन मराठा शासन और लास्ट में पूना मराठा शासन। और पूना मराठा शासन के बाद नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे इस आगे प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के बारे में। सूबा शासन के टाइम में सूबेदारी की नियुक्ति हुई, ब्रिटिश अधीन मराठा शासन के टाइम में अधीक्षकों की नियुक्ति स्टार्ट हुई, और पूना मराठा शासन के टाइम में जिलेदारों की नियुक्ति प्रारंभ हुई थी। तो जितने भी व्यक्ति यहाँ रहकर शासन किए थे उसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। आगे वीडियो में हम सीधा मराठों का जो शासन व्यवस्था कैसा था और उसके बाद प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारा आधुनिक इतिहास पूरा खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के इतिहास का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे वीडियो को यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।